Hello everyone, myself Dr. Urmila Panghal, Associate Professor दयानंद महिला महाविद्यालय कुरुक्षेत्र। आज मैं आपसे बात करूंगी सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर्स पर और पर्टिकुलरली हम बात करेंगे अल्कोहल अब्यूज़ को लेकर के। चलिए सबसे पहले जानते हैं सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर्स क्या होते हैं। सब्सटेंस का मतलब होता है नशीले पदार्थ। नशीले पदार्थ जैसे कि अल्कोहल, कोकेन, हेरोइन आदि का सेवन करने के बाद व्यक्ति किस प्रकार से सोचते हैं, महसूस करते हैं और व्यवहार करते हैं, ये जो व्यक्ति के प्रक्रियाएं हैं वो सामान्य अवस्था से बदल जाती हैं। इसीलिए इस व्यवहार को सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर कहा जाता है। सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर में हम दो तरह के डिसऑर्डर्स लेते हैं, सब्सटेंस डिपेंडेंस डिसऑर्डर और सब्सटेंस अब्यूज डिसऑर्डर। सब्सटेंस डिपेंडेंट डिसऑर्डर का मतलब है कि व्यक्ति नशीले पदार्थों के ऊपर पूरी तरह निर्भर हो जाता है। उसमें नशीले पदार्थ को लेकर के टॉलरेंस यानी सहनशीलता उत्पन्न हो जाती है। टॉलरेंस का अर्थ है कि व्यक्ति धीरे धीरे जो नशीले पदार्थों के सेवन की मात्रा को बढ़ाता जाता है, क्योंकि जो जितनी मात्रा में पहले उसे असर देखने को मिलता था वो अब अधिक मात्रा उसे वही असर दे पाती है और धीरे धीरे ये सहनशीलता शारीरिक निर्भरता यानी डिपेंडेंस में बदल जाती है। अगर वो व्यक्ति नशीले पदार्थों का सेवन कम कर दे या बिल्कुल बंद कर दे तो उसमें कुछ ऐसे शारीरिक लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं जिन्हें हम विथड्रॉल सिम्टम्स कहते हैं, जो उसको परेशान करते हैं, दुखी करते हैं और वह उन लक्षणों को सहन नहीं कर पाता। इसीलिए वह बाध्य हो जाता है दोबारा से उस नशीले पदार्थों का सेवन करने के लिए। सब्सटेंस अब्यूज डिसऑर्डर का मतलब है कि जब नशीले पदार्थों का अत्यधिक दुष्प्रयोग करना आरंभ कर दिया जाए, तब ऐसे में उसका व्यवहार पूर्ण रूप से कुसमायोजित हो जाता है और वह सामाजिक कार्यों को और अपने कार्यों की जिम्मेदारियों को पूरे अच्छे से नहीं निभा पाता है। एक तीसरा और शब्द है यहाँ पर सब्सटेंस इंड्यूस्ड डिसऑर्डर, मतलब कि जो नशीले पदार्थों का अत्यधिक सेवन करने के कारण से व्यक्ति के अंदर कुछ ऐसे मानसिक रोगों के समान लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं कि उसके व्यवहार में डिलीरियम या साइकोटिक बिहेवियर प्रेजेंट हो जाता है। तो देखने में ये जो लक्षण हैं डिलीरियम के और साइकोटिक बिहेवियर के, वो किसी भी मानसिक रोग के लक्षणों जैसे ही होते हैं। अब हम चर्चा करते हैं टॉलरेंस की, डिपेंडेंस की और विथड्रॉल सिम्टम की। अभी अभी मैंने आपको बताया कि जब भी कोई व्यक्ति नशा प्रारंभ करता है, शुरू में कम मात्रा लेता है, लेकिन धीरे धीरे उसे ये मात्रा बढ़ाने पड़ती है, क्योंकि कम मात्रा उसे वो असर नहीं दे पाती जैसा वो चाहता है। तो धीरे धीरे जब मात्रा को बढ़ा देता है तो वो मात्रा उसके रक्त में घुल मिल जाती है, व्यक्ति के मेटाबॉलिज्म में घुल मिल जाती है, जिसकी वजह से अगर वो उस नशीले पदार्थ की मात्रा को कम करता है या बंद करता है तो उसके अंदर कुछ ऐसे लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं जो उसको परेशान करते हैं, जैसे कि सिर दर्द होना, वॉमिटिंग आना, बेचैनी होना आदि। तो इस स्टेज को हम कहेंगे निर्भरता, कि वो पूरी तरह से ड्रग के ऊपर डिपेंड हो जाता है। और विथड्रॉल सिम्टम अभी हमने बात की, क्योंकि वो पूरी तरह से निर्भर हो चुका है, अगर वो कम करता है या बंद करता है तो उसमें शारीरिक लक्षण जैसे पसीना आना और कंपन होना शरीर में, जी मितलाना, वॉमिटिंग होना आदि लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं, जिससे वो परेशान हो जाता है या उसके दैनिक दिनचर्या प्रभावित होती है। अब हम बात करते हैं अल्कोहलिज्म की।
अल्कोहलिज्म यानी कि अल्कोहल एब्यूज़। अल्कोहल एब्यूज़ का मतलब है कि जब व्यक्ति शराब का इतना अधिक सेवन करना प्रारंभ कर दे कि जीवन में उसके समायोजन को ही प्रभावित करना प्रारंभ कर दे, तब हम कहेंगे व्यक्ति शराब का आदी हो चुका है। शराब एक डिप्रेसेंट ड्रग है, यानी ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को प्रभावित करती है और उसकी क्रियाओं को मंदा यानी स्लो डाउन कर देती है। अगर व्यक्ति के ब्लड में अल्कोहल की मात्रा 0.5% या इससे अधिक हो जाती है तो व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। इस डायग्राम के माध्यम से आप देख पा रहे हैं कि ब्लड अल्कोहल लेवल बढ़ जाता है तो उसका ब्रेन की फंक्शनिंग पर असर पड़ता है। जैसे कि अगर ब्लड में 0.05% अल्कोहल की मात्रा है तो व्यक्ति का जो जजमेंट है वो बहुत ही पुअर हो जाता है। इसी प्रकार से अगर ये लेवल 0.1% तक पहुंच जाता है तब व्यक्ति को ड्राइविंग करने में मुश्किलें आती हैं, क्योंकि उसका जो रिएक्शन टाइम है वो कम हो जाता है और ऐसी स्थिति में व्यक्ति दुर्घटना कर सकता है। जैसे जब ब्रेक मारना हो तो उसमें अगर देरी हो गई, रिएक्शन टाइम ज़्यादा हो गया तो व्यक्ति एक्सीडेंट का शिकार हो सकता है। अगर अल्कोहल की मात्रा 0.2% आ जाती है ब्लड में तो व्यक्ति रोने संबंधी एबनॉर्मल बिहेवियर करता है। रक्त में 0.3% अल्कोहल हो जाने से व्यक्ति को दो नजर आने लगते हैं और अगर अल्कोहल की मात्रा 0.45% बढ़ जाती है ब्लड में तो व्यक्ति अचेतन हो सकता है, अनकॉन्शियस हो सकता है। और अगर ब्लड में अल्कोहल की मात्रा 0.65% तक बढ़ जाती है तो व्यक्ति की मृत्यु भी संभव है। अल्कोहलिज्म की 4 स्टेजेस हैं। सबसे पहली स्टेज है प्री अल्कोहलिक स्टेज। प्री अल्कोहलिक का मतलब है अभी वो शराब के प्रति पूरा उसने नशा उत्पन्न नहीं किया है, आदी नहीं हुआ है। तो यहाँ पर जो ड्रिंकिंग का व्यवहार है प्रॉब्लम क्रिएटिंग नहीं होता है। व्यक्ति शुरू में कभी कभार ही ड्रिंक करता है, कभी सोशल गैदरिंग में फ्रेंड्स के साथ वो कंपनी कर देता है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है वह यह ड्रिंकिंग की क्रिया भी बढ़ती जाती है। जो कभी कभार वो शराब पीता था अब ये कभी कभार की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। कभी स्ट्रेस को कम करने के बहाने या चिंता को दूर करने के बहाने या बुरी स्मृतियों को दूर करने के बहाने या अपने फ्रेंड्स को कंपनी देने का बहाना शामिल हो जाता है और धीरे धीरे इस जो शराब की इनटेक की मात्रा भी बढ़ जाती है और फ्रीक्वेंसी भी बढ़ने लगती है, जिसके साथ साथ व्यक्ति में टॉलरेंस भी बढ़ने लगती है। टॉलरेंस का मतलब है कि धीरे धीरे व्यक्ति शराब की मात्रा को बढ़ाता चला जाता है। दूसरी स्टेज जिसे कि हम अर्ली स्टेज कहते हैं, इस स्टेज में जो प्रथम स्टेज है उससे कहीं ज़्यादा अल्कोहल का ड्रिंकिंग का व्यवहार बढ़ जाता है। वह शराब को देख करके अपने आप को रोक नहीं पाता है। वह शराब के बिना उसे बेचैनी होने लगती है और कोई ना कोई बहाना ढूंढता है शराब पीने के लिए, जैसे कि दूसरों के साथ मिल के पीना, चिंता को दूर करना, बोर्डम को दूर करना या फिर अपनी उदासी या अकेलेपन को दूर करने का बहाना ले लेता है। वह इस स्टेज में लोग अपने दोस्तों के साथ छुपाता है कि मैं शराब पीता हूँ और छुप करके जैसे कि कॉफ़ी के कप में शराब डाल करके पी रहा है ताकि दूसरों को पता ना चले। इस स्टेज में भी टॉलरेंस लगातार बढ़ रही है, यानी कि जो असर एक पैग में हो जाता था अब धीरे धीरे वो वही असर 4 पैग देना शुरू कर चुके हैं। तो धीरे धीरे
व्यक्ति में टॉलरेंस बढ़ने लगती है और हमेशा वह शराब के बारे में ही सोचता रहता है। तीसरी स्टेज बड़ी ही क्रूशियल स्टेज है, नाम भी क्रूशियल है इसका, क्रूशियल फेज। इस अवस्था तक उसका पीने का व्यवहार बहुत ही प्रॉब्लम बन चुका है। अब वह अगर न पिए तो डिप्रेस हो जाता है, बहुत एंग्शियस हो जाता है, चिंता बहुत हो जाती है उसको और उसे नींद नहीं आती है। और इस प्रॉब्लम ड्रिंकिंग बिहेवियर के कारण उसके सामाजिक संबंधों में भी बदलाव आ गया है। वह सामाजिक क्रियाओं में कम भाग लेने लगता है और अपने दोस्तों की जो ग्रुप है वो भी चेंज हो जाता है। अब उसके दोस्त पीने पना पिलाने वाले बनने लगे हैं और इस स्थिति में क्योंकि वह पीने के व्यवहार को ज़्यादा प्रेफरेंस देता है, वह लोगों से मिलना जुलना बंद कर देता है और अजनबियों से तो वो बात भी नहीं कर पाता है। लास्ट स्टेज है क्रॉनिक स्टेज। ये स्टेज पूरी तरह से प्रॉब्लम क्रिएटिंग स्टेज बन चुकी है क्योंकि इस स्टेज में व्यक्ति सारा दिन पीता है, सुबह दोपहर शाम सब तीनों समय वो शराब में ही डूबा रहता है। इस स्थिति तक व्यक्ति में टॉलरेंस बहुत अधिक उत्पन्न हो चुकी है। वह बहुत लंबे लंबे गिलासों में शराब डाल के पीता है, तब तक पीता है जब तक कि पूरी तरह से वो ड्रंक न हो जाए। उसे पता है कि बहुत अधिक पीने से शरीर पर बहुत बुरे इफ़ेक्ट आएंगे, उसकी सेहत भी खराब होगी, लेकिन उसके बावजूद भी वो पीता है। उसे पता है कि उसे लीवर का साइरोसिस हो सकता है या डेमेंशिया यानी कि उसकी स्मृति जो लुप्त हो सकती है, लेकिन वो मानता नहीं है। व्यक्ति में डिपेंडेंस यानी कि शारीरिक रूप से वो शराब पर निर्भर करने लगता है। अगर वो न पिए तो उसके अंदर कुछ शारीरिक लक्षण जैसे कि सिर दर्द, पसीना आना, चिड़चिड़ापन, हृदय की धड़कन बढ़ जाना या कम हो जाना, नींद न आना, कपकपाहट शरीर में और व्यामोह मतलब कि वातावरण में कोई चीज़ है नहीं लेकिन फिर भी उसको दिखाई या सुनाई पड़ रही है, ये सब लक्षण प्रकट होने लगते हैं और ये लक्षण इतना परेशान करते हैं कि वो बाध्य हो जाता है दोबारा से शराब पीने के लिए। यहाँ दिखाया गया है कि शराब का शरीर पर किस किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है। अत्यधिक शराब पीने से व्यक्ति की मेमोरी कम हो जाती है, वह नशे की लत का शिकार हो जाता है, ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है, उसको दिल का स्ट्रोक आ सकता है, दिल का हार्ट फेल हो सकता है, लीवर का कैंसर हो सकता है, किडनी फेल हो सकती हैं, वजन बढ़ने लगता है और उसके अंदर जो बच्चा पैदा करने की क्षमता है वो भी कम होने लगती है, हड्डियाँ भुरने लगती हैं, डिप्रेशन आ जाता है, सुसाइड बढ़ जाता है, व्यक्ति सुसाइड कर लेते हैं अत्यधिक शराब की अवस्था में। गले का और मुंह का कैंसर हो सकता है, ब्रेस्ट का कैंसर हो सकता है, लंग्स में इन्फेक्शन हो सकता है, लीवर डैमेज हो जाता है, पेनक्रियाज ग्लैंड में जो पेट के पास होती है उसमें जलन होने लगती है, कोलोन का कैंसर हो जाता है, कुपोषण का शिकार हो जाता है और बच्चा पैदा करने की क्षमता कम हो जाती है। और अगर स्त्री जो है वो शराब पीती है तो गर्भपात होने की संभावना बढ़ जाती है या फिर बच्चे का जन्म से पहले जन्म हो जाता है। ब्रेन पर भी अल्कोहल का बहुत असर पड़ता है। ब्रेन में हेडेक्स बहुत ज़्यादा यानी सिरदर्द बहुत ज़्यादा होने लगते हैं और किसी क्षण ब्लैकआउट्स हो जाते हैं। ब्लैकआउट्स मतलब कि इंसान को पता ही नहीं चलता वो कहाँ है, कुछ भी याद नहीं रहता, जैसे दिमाग बिल्कुल प्लेन हो जाता है। और ऐसे व्यक्ति में व्यामोह उत्पन्न होते हैं। व्यामोह मतलब झूठे विश्वास जो कि वास्तविकता से बिल्कुल भी मेल नहीं खाते। अगर
व्यक्ति को बताने का प्रयास किया जाए कि ये सच नहीं है तो भी वो मानने को तैयार नहीं होता। पैरानोया बहुत ही शक्की व्यवहार व्यक्ति के अंदर उत्पन्न हो जाता है और वह चीज़ों को भूलने लगता है। उसका जो निर्णय है वो भी सही नहीं रहता है और उसका बौद्धिक स्तर भी गिर जाता है और अत्यधिक पीने के कारण ऐसे व्यक्ति की डेथ भी हो सकती है। इस चीज़ों को अलग अलग ब्रेन एरियाज के साथ संबंध करके यहाँ पर भी बतलाया गया है। अब हम बात करते हैं साइकोसिस एसोसिएटेड विद सीवियर अल्कोहल अब्यूज की। इसका मतलब हमने शुरू में ही किया था कि सब्सटेंस इंड्यूस्ड डिसऑर्डर्स कि अत्यधिक शराब पीने के कारण व्यक्ति के अंदर कुछ मानसिक रोगों जैसे लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं, जिसे हम साइकोसिस का नाम देते हैं। अब इसी में सबसे पहला है डिलीरियम ट्रेमेंस। जो अत्यधिक शराब अधिक पीते हैं वो उसमें डिलीरियम ट्रेमन के लक्षण उत्पन्न हो सकते हैं। इस प्रकार के रोग में व्यक्ति को समय और स्थान का बिल्कुल ज्ञान नहीं रहता है। वह दिन को रात कह सकता है, रात को दिन कह सकता है, वह घर को जेल कह सकता है या फिर जेल को घर भी कह सकता है, तो उसे कंफ्यूजन हो जाता है। व्यक्ति को देखने से संबंधित विभ्रम होते हैं, मतलब कि वातावरण में कोई भी उद्दीपक प्रस्तुत नहीं है लेकिन फिर भी उसे कुछ कुछ दिखाई देता है। और डिलीरियम ट्रेमेंस के रोगियों को खास तौर पर छोटे छोटे जो जानवर हैं जैसे कि सांप और चूहे हिलते हुए भागते हुए नजर आते हैं और साथ ही वह उनको अजीब से रंग बदलते देखता है, साइज बदलते देखता है, आकार बदलते देता है, जिससे वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। ऐसे रोगियों में सुझाव ग्रहणशीलता बढ़ जाती है, यानी दूसरों के सुझाव को वो बहुत जल्दी मान लेते हैं। अगर एक व्यक्ति ऐसे व्यक्ति को अगर ये ऐसा कहे कि देखो यहाँ कोई जानवर है, तो वो फट से मान लेता कि हाँ जानवर है, जबकि वहाँ पर कुछ होता भी नहीं है। तो जैसे सुझाव दिए जाए वो तुरंत मान लेता है। ऐसे व्यक्ति के अंदर हाथों में कंपन होती है, उसकी जीभ में भी वह कंपन महसूस करता है, उसके होंठ भी कांपते रहते हैं। दूसरे लक्षणों में उसको पसीना बहुत आता है और बुखार आ जाता है, उसका दिल बहुत तेज़ी से धड़कता है या बहुत धीमे से धड़कता है, उसकी जीभ पे एक कोट सा बन जाता है, परत सी जम जाती है और उसकी जो सांसें भी हैं उनमें भी बदबू होती है। ये दिखाया गया है कि कैसे डिलीरियम ट्रेमन का जो पेशेंट है रिएक्ट करता है, कैसे उसे छोटे छोटे जानवर नज़र आते हैं, उनको देख करके किस प्रकार से वो डर जाता है और उस डर के कारण उसे पैनिक अटैक भी हो सकता है। दूसरी प्रॉब्लम अल्कोहल अब्यूज से जो जुड़ी हुई है वो है कार्साकॉफ सिंड्रोम। ये भी एक साइकोसिस है, यानी कि एक मानसिक रोग के लक्षणों की भांति इसमें लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं, जिसे कि कार्साकॉफ सिंड्रोम कहा जाता है। रीज़न अत्यधिक शराब पीना। इस रोग में मेमोरी जो स्मृति है वो डिफेक्टेड हो जाती है, उसे ताज़ा घटित घटनाएं याद नहीं रहती हैं, लेकिन वह यह जताने का प्रयास करता है कि उसे सब याद है और मन घड़ंत बातें घड़ करके वो स्मृति को पूरा कर देता है। व्यक्ति पिक्चर्स को, चेहरों को, कमरों को और दूसरे वस्तुओं को जो कि पहले उसने देखी हुई है उन्हें पहचान नहीं पाता है, लेकिन उसे ये तो लगता है कि ये चीज़ें देखी हुई हैं, मैं इनसे फैमिलियर हूँ, लेकिन वो पहचान नहीं पाता है। और ऐसा व्यक्ति अपनी मेमोरी के जो गैप्स हैं, यानी जो चीज़ें वो याद नहीं आती, वो मनगढ़ंत कहानियाँ गढ़ के पूरा कर देता है। ये इन लोगों में डिलीरियस के सिम्टम्स आ जाते हैं, जैसे अभी आपको बताया कि समय और
स्थान का ध्यान नहीं रहता, कंफ्यूजन की स्टेट होती है। व्यामोह होते हैं यानी झूठे विश्वास जो कि वास्तविकता से मेल नहीं खाते। कुछ भी वो बताते हैं कि लोग मेरे विरुद्ध षड्यंत्र कर रहे हैं, मेरी से बातें करना चाहते हैं, मुझे सजा देना चाहते हैं, वगैरह वगैरह। और समय और स्थान का ध्यान बिल्कुल भी नहीं रहता। और इन लोगों की प्लानिंग में बहुत कमी है, यानी किसी भी चीज़ की प्लानिंग वो सही तरीके से नहीं कर पाते। ऐसे व्यक्तियों का जो बौद्धिक स्तर है वो भी काफ़ी कम हो जाता है और उनके इमोशंस यानी संवेगों में भी कमी आ जाती है। संवेग यानी कि हंसना, रोना वगैरह जो संवेग हैं वो परिस्थिति के अनुसार नहीं शो कर पाता है ऐसा व्यक्ति जो कि बहुत अधिक शराब पीता है। अब हम बात करेंगे कि अल्कोहल एब्यूज के कारण क्या है, यानी कि शराब की लत क्यों लग जाती है, उसके पीछे क्या रीजंस हैं। सबसे पहला रीज़न है जेनेटिक फैक्टर्स। जेनेटिक फैक्टर्स मतलब कि अगर माता या पिता में से किसी को भी शराब पीने की लत है तो उनकी संतानों में भी लत पड़ने के 4 गुना चांसेस ज़्यादा हैं उन बच्चों की बजाय जिनके माता पिता शराब बिल्कुल भी नहीं पीते हैं। और ऐसे बच्चे जिनके माता पिता शराब पीते थे और उनको पैदा होते ही गोद ले लिया गया, यानी उनके जैविक माता पिता के पास उनका पालन पोषण नहीं हुआ, तो भी ये देखा गया कि उन लोगों में नशे की लत पड़ने के चांसेस नॉर्मल बच्चों की बजाय ज़्यादा थे। तो ये स्टडीज़ ये शो करते हैं कहीं ना कहीं हेरिडिटी अल्कोहलिज्म में योगदान देती है। दूसरा कारक है न्यूरोबायोलॉजी ऑफ अल्कोहल एडिक्शन, यानी ब्रेन की जो संरचना है क्या उसका भी रोल होता है अल्कोहल एडिक्शन में। तो ये देखा गया है कि जो ब्रेन का एक पार्ट है MCLP मेसोकॉर्टिकोलिम्बिक डोपामाइन पाथवे, जो कि ब्रेन के मिडल एरिया में होता है और जो कि एक्सॉन से बना हुआ है, जिसको हम VTA भी कहते हैं, वेंट्रा टेगमेंटल एरिया। वेंट्रा टेगमेंटल एरिया यहाँ से जाता हुआ दूसरे ब्रेन के एरियाज को कनेक्ट करता है, जैसे न्यूक्लियस एक्कम्बेंस और फ्रंटल कॉर्टेक्स को कनेक्ट करता है। अब कोई भी नशीला पदार्थ जब ग्रहण किया जाता है तो वो इस एरिया को यानी MCLP या कहिए VTA को प्रभावित करता है, स्टिमुलेट करता है। और इसको स्टिमुलेट करने से व्यक्ति के अंदर आनंद की अनुभूति आती है। तो जो ये आनंद की अनुभूति है, ये अनुभूति व्यक्ति को बार बार नशीला पदार्थ सेवन करने के लिए प्रेरित करती है। तो अल्कोहल भी इसी पार्ट को स्टिमुलेट करके एक आनंद की अनुभूति देता है, जिसके प्रति व्यक्ति एडिक्ट हो जाता है, डिपेंड हो जाता है और इसी अनुभूति को प्राप्त करने के लिए बार बार नशा करता है। थर्ड है साइकोलॉजिकल वल्नरेबिलिटी। जो व्यक्ति संवेगात्मक रूप से परिपक्व नहीं होते हैं और जो बहुत ही अग्रेसिव होते हैं, आक्रामकता का स्तर जिनमें ज़्यादा होता है और जो जिनकी जो व्यक्तित्व है वो सामाजिक नहीं होता और जिनमें डिप्रेशन अधिक होता है, ऐसे लोग शराब का सेवन और उसकी लत के गिरफ्त में आने की चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इमोशनली मैच्योर, एग्रेसिव और एंटी सोशल पर्सनैलिटी और डिप्रेस्ड पर्सन जो हैं वो अल्कोहलिक बनने के प्रति ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं। नेक्स्ट है साइकोडायनामिक फैक्टर्स। साइकोडायनामिक फैक्टर्स के अनुसार वो व्यक्ति शराब पीता है या शराब की लत लगा लेता है जो अपनी काबिलियत पर जिसे विश्वास नहीं है, अपने को लेकर वो शंका में रहता है,
अपने को लेकर उसके अंदर अंतर्द्वंद चल रहे होते हैं और अपने को लेकर वो चिंतित होता है। कहीं ना कहीं अपने अ, अपने आत्म प्रत्यय को लेकर के वह सही मूल्यांकन नहीं करता। अपना आत्म मूल्यांकन वो दूषित रूप से मूल्यांकित करता है, यानी वो हमेशा अपने आप को न काबिल समझता है, अपने में कमियां ढूंढता रहता है। इस वजह से भी व्यक्ति नशे की ओर आकर्षित होता है। नेक्स्ट है कॉग्निटिव बिहेवियरल फैक्टर्स। कॉग्निटिव बिहेवियरल फैक्टर्स का मतलब है कि हम किसी भी घटना को किस प्रकार से लेते हैं। तो जो अल्कोहल यानी शराब को पीने के बाद व्यक्ति के अंदर चिंता कम हो जाती है और उसे उसके अंदर स्ट्रेस भी कम महसूस होती है, जिंदगी की समस्याओं को भूल जाता है। ये सब जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं अल्कोहल को पीने के लिए बढ़ावा देती हैं, क्योंकि इसको पीने के बाद व्यक्ति चिंता मुक्त हो जाता है। नेक्स्ट है सोशो कल्चरल फैक्टर्स, सामाजिक सांस्कृतिक कारक। जिस भी समाज और संस्कृति में व्यक्ति रहता है, अगर वहाँ की समाज और संस्कृति शराब पीने को बुरा नहीं समझती तो व्यक्ति शराब पीने के लिए अग्रसर होगा। लेकिन अगर ये शराब पीना किसी भी कल्चर में या समाज में बुरा समझा जाता है तो व्यक्ति भी शराब के नशे की ओर आकर्षित नहीं होगा। नेक्स्ट है कॉग्निटिव फैक्टर्स। कॉग्निटिव फैक्टर्स में भी कि व्यक्ति किसी भी एक्सपीरियंस को कैसे इंटरप्रेट करता है। व्यक्ति जब शराब पीता है तो सिर्फ और सिर्फ इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को देखता है कि इसको पीने के बाद जो आनंद की अनुभूति होती है, चिंता दूर हो जाती है, जबकि इसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स को नहीं देखता है कि इसके पीने के बाद शरीर पर, दिमाग पर कितना बुरा असर पड़ता है और कैसे वो सामाजिक और व्यक्तिगत संबंधों को खराब कर देता है। तो ये डिपेंड करता है कि कोई व्यक्ति किसी चीज़ को कैसे इंटरप्रेट करता है। तो जब ड्रिंकिंग बिहेवियर को वो पॉजिटिवली इंटरप्रेट करेगा तो अल्कोहलिज्म के लिए वो तैयार अपने आप को कर रहा है, यानी वह नशे को अच्छा समझेगा और उस नशे को बार बार करेगा। तो ये थे सारे कारक कि व्यक्ति क्यों अल्कोहल की नशे की लत को लगा बैठता है। अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की। सबसे पहला मेथड है ट्रीटमेंट का डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन आपने देखा होगा, रात को शराब पीते हैं और सुबह बैठ के उल्टियाँ करते हैं। इसका मतलब कि वो अपने शरीर से उस अल्कोहल को बाहर निकाल देते हैं। लेकिन जब व्यक्ति बहुत अधिक पी लेता है तो वो अपने आप शरीर से अल्कोहल को बाहर नहीं निकाल पाता। इसके लिए हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है और डॉक्टर की देखरेख में उसके शरीर से जो अल्कोहल है बाहर निकाले जाती है और साथ ही दूसरी दवाइयों के माध्यम से उसके विथड्रॉल सिम्टम्स को ठीक करने का प्रयास किया जाता है। और दूसरी जो दवाइयाँ हैं वो भी यूज़ की जाती हैं इस नशे को कम करने के लिए। सबसे पहली जो दवा है जिसे हम डाइसल्फिरैम बोलते हैं, ये एक एंटाब्यूज़ है। एंटाब्यूज़ की अगर व्यक्ति ये दवा ले लेता है और इसकी दवा का असर 12 घंटे रहता है और अगर इस दवा के असर के दौरान व्यक्ति शराब पीने की कोशिश करता है तो उसके अंदर बहुत से जो नेगेटिव सिम्टम्स उत्पन्न होते हैं, व्यक्ति को डिस्कम्फर्ट की फीलिंग होती है, जिसकी वजह से वो दोबारा पीने की कोशिश नहीं करता। एक तरह से ये जो डाइसल्फिरैम के जो नेगेटिव जो लक्षण होते हैं वो कहीं ना कहीं इंडिविजुअल को डीमोटिवेट करते हैं कि क्योंकि अगर शराब पी तो मुझे वॉमिटिंग होगी, दिल घबराएगा, तो वो इस शराब को पीना कम कर देता है। नेक्स्ट है नालट्रैक्सोन। ये नालट्रैक्सोन जो है
ये डाइसल्फिरैम से भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, क्योंकि ये अल्कोहल के जो सुखद अनुभवों को कम कर देती है। और इस तरह से, क्योंकि शराब को पीने से वो आनंद की अनुभूति व्यक्ति को प्राप्त नहीं होती, इसलिए वह इस ड्रिंकिंग बिहेवियर को कम करना प्रारंभ कर देता है। साथ ही जो व्यक्ति के विथड्रॉल सिम्टम्स हैं, यानी शराब को छोड़ने की बाद जो शारीरिक लक्षण उत्पन्न होते हैं, उनको ठीक करने के लिए वैलियम दवा दी जाती है। नेक्स्ट है साइकोडायनेमिक थेरेपी। साइकोडायनेमिक थेरेपी के अनुसार ये माना जाता है कि अल्कोहलिज्म व्यवहार इसलिए उत्पन्न होता है क्योंकि व्यक्ति के अंदर कुछ न कुछ मनोवैज्ञानिक परेशानियां चल रही होती हैं। अगर उन परेशानियों का समाधान कर दिया जाए तो व्यक्ति का ये नशे वाला व्यवहार भी कम किया जा सकता है। तो इस प्रकार फोकस करना चाहिए कि व्यक्ति की मनस्थिति को सुधारा जाए, उसके अंदर जो मानसिक या मनोवैज्ञानिक परेशानियां हैं उनको कम करने का प्रयास किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी में जो थेरेपिस्ट है, जो अल्कोहलिक पर्सन है, उसको ऐसा कौशल सिखाते हैं, ऐसे स्किल्स सिखाते हैं जिनकी सहायता से वो अपने संवेगों को नियंत्रित करना सीखें, स्ट्रेसफुल सिचुएशंस को मैनेज करना सीखें, क्योंकि इन्हीं इमोशनल प्रॉब्लम्स और स्ट्रेसफुल सिचुएशंस के कारण ही व्यक्ति पीना सीखता है। और पेशेंट्स को ये प्रैक्टिस कराई जाती है कि कैसे जो शराब है उसको न कहना कैसे सीखना है, क्योंकि व्यक्ति दूसरों के आग्रह पर न नहीं कर पाता है, और ये उसको सिखाया जाता है। और ये सिखाया जाता है कि कैसे उसकी अगर मूड्स नेगेटिव हैं, उदास है, या उसे इमोशनली डाउन है, तो कैसे वो अपने नेगेटिव मूड्स को मैनेज करे। और अगर उसी पीने की इच्छा है तो उससे कैसे निपटा जा सकता है, कौन से वो तरीके हैं कि वो पीने की जो इच्छा को वो मैनेज कर ले। ये सब कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी में सिखाया जाता है। नेक्स्ट है अल्कोहलिक एनोनिमस ग्रुप। अब एक ऐसा ग्रुप बना हुआ है जो कि कभी ना कभी अल्कोहल ये के नशे से गिरफ्त थे, और ये ग्रुप में ये सभी जो नशे से ग्रसित व्यक्ति हैं अपनी अपनी कहानियाँ सुनाते हैं कि मैंने शराब क्यों पीनी शुरू की, क्या क्या झेला, पीने के बाद कौन सी मुश्किलें आई, और कैसे मैंने अब ये छुटकारा पाया, और अब मेरी ज़िंदगी में क्या बदलाव है। तो एक तरह से ये जो ग्रुप है जो अब नशे से गिरफ्त व्यक्ति हैं, उनको मोटिवेट करता है कि आप लोगों को खुद साहस के साथ काम लेना होगा, और जैसे हमने इस जो है शराब से मुक्ति पा ली है, तो आप भी खुद अपने इस शराब पीने के व्यवहार को खुद के लिए रिस्पॉन्सिबल मानते हुए इस व्यवहार को चेंज करने की कोशिश करो। तो ये बहुत ही मोटिवेटिंग ग्रुप है। और इसके साथ ही हमारा ये आज का लेक्चर ख़त्म होता है। थैंक यू।